नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ। सिटी न्यूज वैन रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आप सभी का स्वागत है। प्रस्तुत है आज के मुख्य समाचार। 1 फरवरी 2022 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी देश का बजट। आगामी बजट पर रीवा के व्यापारियों और युवाओं ने दी प्रतिक्रियाएं। नशे के खिलाफ पुलिस का शिकंजा, 7 क्विंटल गांजे के साथ 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। और शिव मंदिर के बाहर सो रहे सेवक की निर्मम हत्या, पुजारी की पेटी में लगाई सेंध, जांच में जुटी पुलिस। खबरें अब विस्तार से। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2022 को देश का आम बजट पेश करेंगी। आपको बता दें, देश का आम बजट पेश होने वाला है। बीते वित्त वर्ष में बजट में टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया था। ऐसे में इस बार उम्मीद है कि सरकार कोई बड़ी घोषणा कर सकती है। इसके अलावा स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल एस्टेट, रक्षा, हॉस्पिटैलिटी और MSMI सेक्टर समेत अन्य क्षेत्रों के लिए कोरोना के दौर में बड़ी घोषणाएं और राहत पैकेज का ऐलान किया जा सकता है। आपको बता दें, आगामी पेश होने वाले बजट के संबंध में युवा वर्ग का कहना है कि बजट ऐसा हो जो छात्र, युवाओं और हर वर्ग के लिए संतुलित एवं मददगार हो। खासकर युवाओं के लिए आज रोजगार की समस्या सबसे बड़ी समस्या है। बजट ऐसा हो जिसमें नए उद्योगों को खोले जाने का प्रावधान हो, ताकि बेरोजगारी की समस्या से युवा वर्ग को निजात मिल सके। वहीं इस पर व्यापारी वर्ग का कहना है कि बजट में व्यापारियों का कभी ध्यान नहीं रखा जाता, जबकि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा व्यापारी ही टैक्स देता है। इसलिए इस बार समस्त व्यापारी वर्ग की मंशा है कि बजट ऐसा हो जिसमें व्यापारी वर्ग का हित निहित हो। हम व्यापारियों को लोन सस्ते दर पर मिल सके, टैक्स में छूट मिल सके, पेट्रोल डीजल सस्ते हों, ताकि हमारा गाड़ियों में लगने वाला अतिरिक्त खर्च बच सके। इसलिए इस बार के बजट से हमें काफी उम्मीदें हैं कि सरकार व्यापारी वर्ग के हितों को ध्यान में रखकर बजट बनाएगी। आपको बता दें, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत देश के किसानों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता राशि में बढ़ोतरी की जा सकती है। इस योजना के अंतर्गत किसानों को अभी 6,000 रुपए सालाना रकम दी जाती है। वहीं 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए जाने वाले बजट में इस राशि को बढ़ाने का ऐलान हो सकता है। PM किसान योजना की राशि को बढ़ाकर 8,000 रुपए किया जा सकता है। प्रस्तुत है आगामी बजट पर रीवा के व्यापारियों और युवाओं की प्रतिक्रियाएं। बताइए, बजट रिलीज होने वाला है 1 तारीख को, किस तरह की अपेक्षा है आपके व्यापार के तौर पे? कैसे? हमेशा की तरह इस बार भी हमें व्यापारियों को बहुत उम्मीद है बजट के लिए। कभी हमारे व्यापारियों के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता है। इस बार भी उम्मीद लगा के बैठे कि सरकार हमें व्यापारियों पर ध्यान देगी। लोन वगैरह जो है कुछ सस्ते दामों में हम लोगों को मिल सकेंगे, टैक्स में छूट मिलेगी। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें व्यापारियों को देनी चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा टैक्स हम ही पे करते हैं, हम ही सब कुछ करते हैं, लेकिन हमें अनदेखा कर दिया जाता है। इस बार उम्मीद लगा के बैठे हैं कि सरकार व्यापारियों के हित में कुछ करेगी। कोरोना भी एक तरीके से इस बार रहा है विपत्ति के तौर पे, व्यापार में कितना असर देखने को मिला? काफ़ी मद्दी है, ऊपर से टैक्स, भाड़ा, पेट्रोल महंगा है, भाड़ा माल महंगा हो गया है। बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं इस कोरोना काल में, और अभी तक भी व्यापार उठा नहीं है। क्या नाम है आपका? अमित ठारवानी। इस साल का आने वाला केंद्र सरकार का बजट पर आप क्या कहना चाहेंगे? हम कहना चाहते हैं कि जो आगामी बजट पेश हो वो छात्र, युवाओं और हर वर्ग के लिए एक संतुलित बजट हो, सबको राहत मिले। खासकर आज युवाओं को रोजगार के लिए ज़रूरत है, हर हाथ में रोजगार की आवश्यकता है। ऐसा बजट हो, ऐसी व्यवस्था बने कि हर युवा को रोजगार मिले। हर युवा एक जो अपने सपने देखता है, पढ़ाई लिखाई करके चाहता है कि घर परिवार को एक सक्षम बना के हम तरीके से जी सके। और स्टूडेंट लाइफ में छात्र चाहता है कि हमको सस्ती शिक्षा और सही समुचित व्यवस्था के साथ मिले। इसके लिए नीतियों के साथ बजट को पेश करना चाहिए। किसानों के लिए, छात्रों के लिए, युवाओं के लिए ऐसा बजट हो ताकि उनको कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। गवर्नमेंट का बजट रिलीज हो रहा है, क्या अपेक्षाएं हैं आप लोगों की व्यापारी के तौर पे? किस तरह के बजट चाहते हैं आप? शासन से अपेक्षा केंद्र से जो बजट होता है, व्यापारी बड़ी उम्मीद करते हैं, क्योंकि व्यापारियों के से ही केंद्र का बजट तय होता है। पर अन्य की अपेक्षा व्यापारियों को पीछे रखा जाता है। न टैक्स में छूट मिलती है ज़्यादा, न पेट्रोल में कभी हम लोगों को अलग से टैक्स में छूट मिली, न माल भाड़े में छूट मिलती है। तो ये क्या है, महंगाई बढ़ती है। अगर हम लोगों व्यापारियों को हर चीज़ में टैक्स में छूट मिले तो आगे ये चीज़ें छूट के आधार पर कम हो सकती हैं और महंगाई दर कम हो सकती है। पर व्यापारियों में ध्यान न देके ये अन्य पे ध्यान देते हैं। और सबसे ज़्यादा हम लोग हिंदुस्तान में व्यापारी टैक्स देता है, और व्यापारी को एक बार प्रकार से GST पे जोड़ा गया है। सबसे ज़्यादा अन्य टैक्स भी लगाए जाते हैं यहाँ पर। कलेक्टर ने किया जिला चिकित्सालय में निर्माणाधीन कार्यों का निरीक्षण। गुणवत्ता को लेकर
ठेकेदार सहित अधिकारियों को लगाई फटकार। आपको बता दें, जिला चिकित्सालय को सर्व सुविधा युक्त बनाया जा रहा है, जिसमें अधिकांश कार्य पूर्ण होने की स्थिति में है। सभी निर्माणाधीन कार्यों का निरीक्षण रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजटी द्वारा किया गया। आपको बता दें कि जिला चिकित्सालय में शव परीक्षण गृह, डॉक्टर्स क्वार्टर, बाउंड्री वॉल, सुलभ कॉम्प्लेक्स, पेयजल व्यवस्था के लिए एक साथ निर्माण कार्य चल रहा है। जिला चिकित्सालय में अभी तक चिकित्सकीय व्यवस्था के अतिरिक्त काफी कमियां थी, जिसे पूरा करने के लिए एक साथ निर्माण कार्य चालू कराया गया। निर्माणाधीन सारे कार्य पूर्ण हो जाने के बाद जिला चिकित्सालय भी सर्व सुविधा युक्त बन जाएगा, जिसमें चिकित्सकों के रुकने के लिए भी क्वार्टर बनाए गए हैं। जिला चिकित्सालय में अभी तक शव परीक्षण गृह की व्यवस्था नहीं थी, जो अब यहां बनकर तैयार हो चुका है। कार्यों का निरीक्षण करने के दौरान कलेक्टर को कई कमियां मिली, जिसके लिए मौजूद ठेकेदार को कलेक्टर के द्वारा फटकार भी लगाई गई और जल्द से जल्द गुणवत्ता युक्त काम पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। प्रस्तुत है रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजटी से प्राप्त जानकारी के अंश। ये तो मैं आपको ये यार इतना बदलना ये तो उनको चेंज करना ही पड़ेगा। चल रहा है और क्या दिशा निर्देश जारी किए? नहीं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को हम लोग एक मॉडल हॉस्पिटल के रूप में विकसित करने के लिए लगातार है ना काम कर रहे हैं। इसके लिए हम लोग है ना डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड है, उसमें भी है ना अमाउंट है ना हम लोगों ने सैंक्शन कराया है। उसके अलावा NHM है, नेशनल हेल्थ मिशन है, उसको विभिन्न है ना कन्वर्जेंस करके ये भी कोशिश किया गया है कि भोपाल से हमको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिले, सो दैट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को हम लोग व्यवस्थित है ना कर दे। इसमें ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी है, पब्लिक के लिए टॉयलेट्स और पार्किंग एरिया, और हमारे ना वॉशिंग एरिया, मतलब है ना पहले एक नया वॉशिंग यूनिट है ना पूरा डेवलप हो रही है। पोस्टमार्टम रूम अभी डेवलप हो रही है पूरा, और कितने भी CT स्कैन है, अभी CT स्कैन का मशीन भी आ गया है। एक सप्ताह के अंदर कहते हैं ना वो इंस्टॉल्ड होके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में पहली बार है ना CT स्कैन की व्यवस्था भी है ना चालू हो जाएगा। और पब्लिक पार्क्स और कितने भी टॉयलेट्स हैं हमारे अंदर हैं, कितने भी पुराना हो गया था वो सारे की रिनोवेशन और वार्ड्स की रिनोवेशन है ना हम लोग ने लिए हैं। इसमें लगातार हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं सब ईयर और है ना का भी कहाँ लापरवाही हैं ये ठेकेदार का है ना करते हैं, तो तत्काल हम लोग ने उसको इंडिकेट करते हैं, उसका नोटिस इशू करते हैं, उसको लापरवाही को सुधारने के लिए निर्देश देते हैं। इस बार भी हम लोग ने कायाकल्प अभियान के अंदर है ना हमारा टीम है ना विजिट किया है। हम लोग उम्मीद है कि उसमें भी है ना बहुत अच्छा अंक आएंगे। उसके अलावा एक NQS है, नेशनल क्वालिटी अश्योरेंस स्टैंडर्ड्स हैं, उसके एक सर्वे होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा टीम आती है। उसमें एक NQS नाम क्लियर करने के बाद हमको हर बेड के हिसाब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एडिशनल फंड है ना मिलने के लिए भी ना उम्मीद है। सो इस साल हम लोग NQS के अंदर भी है ना हम लोग अप्लाई करेंगे। उसमें ना सिर्फ है ना क्लीनलीनेस है, ना सिर्फ है ना व्यवस्था है, उसके अलावा ट्रीटमेंट की है ना प्रोटोकॉल्स हैं। एक पेशेंट को कैसे रेफ़र किया जाता है, रेफरल है ना किस परिस्थिति में रेफ़र करेंगे। मेडिकल कॉलेज हैं, पहले बहुत सारे केसेस को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से मेडिकल कॉलेज का रेफरल की पद्धति थी, उसको हम लोग कंटिन्यूसली रिव्यू कर रहे हैं। अभी हाल ही में 100 बेडेड हॉस्पिटल, अभी 200 बेडेड हॉस्पिटल के ना CM के द्वारा घोषणा हो गई, उसके लिए भी है ना अमाउंट है ना सैंक्शन हो गया 7 करोड़। उसमें भी एडिशनल है ना 100 बेड है ना और बनना है। इसके अलावा एक रीडेंसिफिकेशन प्रोजेक्ट है, उसमें एक नया OPD विंग सैंपल कलेक्शन यूनिट है, वो 13 करोड़, उसमें भी वो भी ना पीछे ना सैंक्शनड है, उसको भी हम लोग है ना काम देख रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा है ना हम लोग है ना कायाकल्प और NQS दोनों चीज़ों में एक हमारी है ना टारगेट है कि उनके लिए उनकी मापदंडों के अनुसार हमारी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को व्यवस्थित करें और पेशेंट्स को एक बेहतर है ना हेल्थ सुविधा है ना अवेलेबल करा सकें। तो डॉक्टर्स की क्वांटिटी भी क्या बढ़ाई जाएगी, इससे कुछ जगह रहती दिक्कत? इसमें अभी हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के द्वारा लेटर लिखा गया है हम लोगों के लिए। आपकी IPD इन पेशेंट वार्ड है, उसमें पेशेंट की संख्या है ना बढ़ने में हमको 200 अभी तो 200 बेड का 100 बेड एडिशनल बेड का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए पैसा आया है, बट अभी है ना उसमें कोई भी डॉक्टर्स और स्टाफ बढ़ाने के लिए ना सैंक्शन नहीं है। बट उस परिस्थिति में ही सैंक्शन किया जाएगा जब हमारी है ना इन पेशेंट वार्ड की है ना स्ट्रेंथ है ना बढ़ेगा, तो उसको भी लगातार हम लोग काम कर रहे हैं। लास्ट है ना हम लोग 6 मंथ्स पे हम लोग इन पेशेंट का भी 200, वैसे ही 100 बेड हॉस्पिटल है बट एडिशनल 100 बेड ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल है। हम लोग है ना 200 तक है ना एवरेज है ना टच करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, सो दैट एक्चुअली गवर्नमेंट की समक्ष में ना इस हॉस्पिटल की आवश्यकता को, स्टाफ की आवश्यकता को है ना बता सके, सो दैट नेक्स्ट ईयर
जैसे कि हमारी लगातार हम लोग शो करेंगे कि हमारे इन पेशेंट्स है ना इतने ज़्यादा है, तो हमारे लिए स्टाफ, डॉक्टर्स और है ना हमारी क्लीनलीनेस स्टाफ, सिक्योरिटी स्टाफ, ओवरऑल है ना हॉस्पिटल की व्यवस्था संभालने के लिए एक पैरामेडिकल और एडिशनल स्टाफ की, हाउसकीपिंग स्टाफ की आवश्यकता है, वो भी हमको मिल जाएगा। शिव मंदिर के बाहर सो रहे सेवक की निर्मम हत्या, पुजारी की पेटी में लगाई सेंध, जांच में जुटी पुलिस की टीम। आपको बता दें, रीवा जिले के जवा थाना क्षेत्र अंतर्गत मनोहरा तालाब स्थित शिव मंदिर में सो रहे मंदिर के एक सेवक की निर्मम हत्या कर दी गई, जिसके बाद घटना की जानकारी लगते ही मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने मामले की जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि अज्ञात बदमाशों ने लूट के इरादे से मंदिर में प्रवेश किया तथा मंदिर के अंदर रखी पुजारी की पेटी का ताला तोड़ते हुए उसमें सेंध लगाने की कोशिश की, और जब पुजारी की पेटी में कुछ नहीं मिला तो बदमाशों के द्वारा धारदार हथियार से सेवक की हत्या कर दी गई। जिले के जवा थाना क्षेत्र अंतर्गत मनोहरा तालाब स्थित शिव मंदिर में आज उस वक्त हड़कंप मच गया जब मंदिर के अंदर सो रहे एक सेवक की लाश देखी गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों के द्वारा घटना की सूचना तुरंत ही पुलिस को दी गई। तब मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने जांच शुरू किया तो देखा कि मृत अवस्था में पड़े मंदिर के सेवक के ऊपर धारदार हथियार से हमला किया गया है, जिसके बाद पुलिस ने मृतक सेवक की डेड बॉडी को पीएम के लिए भेज दिया। पुलिस की माने तो प्रथम दृष्टया यह घटना लूट के इरादे से घटित मानी जा रही है। बताया जा रहा है कि सूचना मिलने के बाद घटना स्थल पर पहुंची पुलिस की टीम ने जब मंदिर में छानबीन की तो मंदिर के अंदर रखे पुजारी के पेटी में सील लगी हुई थी, जिसमें अंदाजा लगाया जा सकता है कि बदमाशों के द्वारा मंदिर के अंदर लूट की वारदात को अंजाम दिए जाने की योजना बनाई गई थी, परंतु पुजारी की पेटी में कुछ नहीं मिलने के कारण उन्होंने पास में सो रहे सेवक को मौत के घाट उतार दिया। प्रस्तुत है एसपी रीवा नवनीत भसीन से प्राप्त जानकारी के अंश। जवा थाना क्षेत्र अंतर्गत आज सुबह सूचना मिली थी कि एक मंदिर में पुजारी की बॉडी है वहाँ पर रखी हुई है, जो इनकी डेथ हो गई है। तो अभी वहाँ पर हमारे थाना स्टाफ है, एसडीपी पहुँच गए हैं, एफएसएल टीम वहाँ पर है और साइबर की टीम भी पहुँच गई है। तो हमारी सारी टीमें अपना अभी विश्लेषण कर रही हैं और साक्ष्य संकलन का काम किया जा रहा है, जिससे कि एक बार वहाँ पे जो भी एविडेंस मिले हैं उसके आधार पर हम लोग उस केस में आगे बढ़ सकें। और अभी इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ हुआ है, इसके बाद जो भी और प्रगति होगी इससे आपको अवगत कराया जाएगा। नशे के खिलाफ पुलिस ने कशा शिकंजा, 7 क्विंटल गांजे के साथ 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। चिप्स के पैकेट में छिपाकर लाई जा रही थी खेप। आपको बता दें, रीवा के गोविंदगढ़ पुलिस ने आज बड़ी कार्रवाई करते हुए चिप्स पैकेट के बीच में छुपाकर रीवा लाई जा रही ट्रक में लोड तकरीबन 7 क्विंटल गांजे की खेप पकड़ी है, जिसमें पुलिस के द्वारा 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि मुखबिर की सूचना पर पुलिस की टीम ने दबिश देते हुए गड्डी रोड पर यह कार्रवाई की है। रीवा पुलिस के द्वारा लगातार नशे के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत अवैध मादक पदार्थों पर शिकंजा कसने पुलिस की टीम कार्यवाही कर रही है। इसी तारतम्य में आज रीवा जिले की गोविंदगढ़ थाना पुलिस को अवैध नशे के खिलाफ बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसमें गोविंदगढ़ थाना पुलिस के द्वारा ट्रक में लोड तकरीबन 7 क्विंटल गांजे की खेप पकड़ी गई है, जिसकी अनुमानित कीमत तकरीबन 1 करोड़ रुपए है। वहीं इस कार्रवाई में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है, जिनसे पूछताछ कर इस नेटवर्क के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। बताया जा रहा है कि मुखबिर के द्वारा मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने गड्डी रोड में दबिश दी। तब उड़ीसा से रीवा की ओर आ रहे ट्रक पर कार्यवाही करते हुए पुलिस ने 7 क्विंटल गांजे की खेप पकड़ी है, जिसमें 3 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। पुलिस की माने तो रीवा में अवैध गांजे की सप्लाई के लिए हमेशा ही उड़ीसा से खेप आती रही है, जिस पर पुलिस के द्वारा पहले भी कार्यवाही की जा चुकी है तथा आज पुनः पुलिस को सूचना मिली तो गोविंदगढ़ थाना पुलिस ने गड्डी मोड़ के समीप दबिश दी। तब रीवा की ओर आ रहे ट्रक को रोककर उसकी चेकिंग की गई, जिसमें से चिप्स के पैकेट के बीच में गांजे की खेप बरामद हुई। मामले पर पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन ने बताया कि ट्रक की रेकी के लिए उसके आगे एक बोलेरो वाहन भी चल रहा था और जब पुलिस ने बोलेरो वाहन को रोकने की कोशिश की तो बोलेरो वाहन में बैठे 3 आरोपी वाहन को छोड़कर फरार हो गए, जिसके बाद बोलेरो वाहन सहित ट्रक में लोड गांजे की खेप पुलिस ने पकड़ी है। इसके अलावा ट्रक में सवार 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। प्रस्तुत है पुलिस अधीक्षक रीवा नवनीत भसीन से प्राप्त जानकारी के अंश। जैसा कि आप सब लोग देख रहे हैं, नशे के विरोध में
रीवा पुलिस द्वारा व्यापक स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है। उसमें लगातार की जा रही कार्रवाइयों में गोविंदगढ़ पुलिस को एक अच्छी सफलता मिली है, जिसमें एक ट्रक और एक बोलेरो गाड़ी मिली है और 3 आरोपी मिले हैं और लगभग 7 क्विंटल के आसपास गांजा की मात्रा है। और अभी बाकी जो कुछ आरोपी हैं उनके बारे में पड़ताल की जा रही है, उनके नंबर प्राप्त किए जा रहे हैं और उनकी लोकेशन वगैरह ली जा रही हैं। तो हमारी टीमें अतिशीघ्र उनको भी अरेस्ट कर लेंगी। इन आरोपियों का पिछला रिकॉर्ड क्या है ये भी पूरे ज़िले से भी चेक किया जा रहा है, इससे कि अन्य कार्रवाइयाँ भी हम लोग इन आरोपियों पर कर सकें और नशे पर नियंत्रण रख सकें। अभी प्राथमिक जानकारी में जो प्राप्त हुआ है उड़ीसा से संभवतः लाना बताया गया है और अभी क्रॉस चेक कर रहे हैं हम लोग अभी कितना इन लोगों ने जानकारी सही बताई और कितना वो छुपाना चाह रहे हैं। कितने लाख का है? अराउंड मार्केट वैल्यू 1 करोड़ के आसपास की है इस गांजे की। जीडीसी महाविद्यालय में कुलपति ने किया 7 दिवसीय रोजगार उन्मुखी प्रशिक्षण का शुभारंभ। आपको बता दें, शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय रीवा के वाणिज्य विभाग के द्वारा विश्व बैंक परियोजना के अंतर्गत 27 जनवरी 2022 से 3 फरवरी 2022 तक 11 बजे से 1 बजे तक प्रतिदिन सभागार में रोजगार उन्मुखी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस प्रशिक्षण कार्यशाला का उद्घाटन दिनांक 27 जनवरी 2022 को महाविद्यालय के सभागार में कुलपति डॉक्टर राजकुमार आचार्य, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा के मुख्य अतिथि एवं डॉक्टर पंकज श्रीवास्तव, अतिरिक्त संचालक रीवा संभाग रीवा के विशिष्ट अतिथि तथा डॉक्टर नीता सिंह, प्राचार्य, शासकीय कन्या महाविद्यालय रीवा की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। विषय विशेषज्ञ के रूप में डॉक्टर प्रदीप पाठक, प्राध्यापक ITI रीवा, डॉक्टर श्रीमती शिखा गुप्ता ब्यूटिशियन थी। विश्व बैंक परियोजना के समन्वयक एवं प्रोफेसर डॉक्टर अमरजीत सिंह विषय का प्रवर्तन एवं संचालन किए। कार्यशाला के आयोजक डॉक्टर RP गुप्ता, प्राध्यापक वाणिज्य विभाग ने प्रतिदिन के प्रशिक्षण की रूपरेखा प्रस्तुत की। मुख्य अतिथि के रूप में कुलपति डॉक्टर राजकुमार आचार्य ने रोजगार उन्मुखी प्रशिक्षण मनोयोग से लेना चाहिए और असफलता इस बात का प्रमाण है कि मनोयोग से कार्य नहीं किया गया। प्रशिक्षण एकाग्र भाव से ग्रहण करें एवं एकलव्य धनुषधारी की कहानी बताकर स्पष्ट किया कि गुरु भाव लिया गया प्रशिक्षण ही उपयोगी होता है। अतिरिक्त संचालक पंकज श्रीवास्तव ने कहा कि रोजगार उन्मुखी प्रशिक्षण आधुनिक एवं आज के समय में अत्यंत उपयोगी है, क्योंकि शासकीय नौकरी दुर्लभ है। बड़ी डिग्री लेकर छोटी छोटी नौकरी के लिए अप्रोच करते हैं, जबकि रोजगार उन्मुखी प्रशिक्षण से स्वरोजगार स्थापित करके आय बढ़ाई जा सकती है। प्राचार्य ने सभी अतिथियों का धन्यवाद एवं स्वागत करते हुए इस प्रशिक्षण कार्यशाला का महत्व बताया। प्रस्तुत है अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर राजकुमार आचार्य एवं विश्व बैंक परियोजना के समन्वयक एवं प्रोफेसर डॉक्टर अमरजीत सिंह से प्राप्त जानकारी के अंश। प्रकार का सेमिनार का आयोजन किया गया था। प्रशिक्षण कार्यशाला है 7 दिवसीय। छात्राओं को अपने व्यक्तिगत जीवन में और व्यावसायिक जीवन में कई प्रकार के प्रशिक्षण जो विद्यालय में पाठ्यक्रम के अलावा मिलने चाहिए, उनको लेकर GDS में आज इस कार्यशाला का प्रारंभ हो रहा है, जिसमें ब्यूटिशियन से लेके घर के रसोई के विविध प्रकार के व्यंजनों से लेके आधुनिक तकनीक में मोबाइल के ऐप वगैरह बनाने से लेके और ईमेल वगैरह को कैसे जनरेट किया जाता है, ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित हैं जिनका छात्राएं अपने व्यक्तिगत जीवन में लाभ ले सकेंगी। तो रोजगार को लेकर के और क्या व्यवस्थाएं की जा रही है प्रशासन द्वारा, प्रबंधन की? समय समय पर कॉलेजों के द्वारा, शिक्षण संस्थाओं के द्वारा शासन के निर्देशों के अनुरूप जो भी कार्य योजनाएँ आती हैं, वो चाहे जिला उद्योग केंद्र के माध्यम से रोजगार की उपलब्धता हो, चाहे बैंकिंग सेक्टर के माध्यम से फाइनेंस की सुविधाओं का मामला हो, इन सब का प्रशिक्षण समय समय पर चलता रहता है। सर बताएं, आज ये किस प्रकार का कार्यक्रम आयोजित किया गया था GDC महाविद्यालय? नमस्कार, मैं डॉक्टर अमरजीत सिंह, मैं शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय रीवा में वर्ल्ड बैंक परियोजना का प्रभारी हूँ। अभी अभी आपने देखा कि हम लोगों ने 7 दिवसीय रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण कार्यशाला का उद्घाटन करवाया है माननीय कुलपति राजकुमार जी, डॉक्टर राजकुमार जी आचार्य के द्वारा। वास्तव में वर्ल्ड बैंक परियोजना के तहत उच्च शिक्षा विभाग में गुणवत्ता उन्नयन हेतु प्रत्येक महाविद्यालय को कुछ उन्होंने टास्क दिया है, जिसमें से ये भी एक टास्क है कि हम इस तरह के छोटे छोटे कार्यशाला का आयोजन करें ताकि हमारी जो बच्चियां हैं, हमारी छात्र छात्राएं हैं, वो आपको अध्ययन करने के साथ साथ कुछ रोजगार के विषय में भी सीखें, उनमें स्किल डेवलप भी हो।
तो इसलिए अभी 7 दिन हम करवाएंगे। हमेशा हम लोग इस तरह का कार्यक्रम करवाते हैं। इन 7 दिनों में आप देखेंगे कैंडल मेकिंग है, ज्वेलरी मेकिंग होगा, टॉय मेकिंग होंगे, कुछ आपको सिलाई और फराई का भी काम उन्हें सिखाया जाएगा। इसके साथ साथ कंप्यूटर के कुछ बेसिक्स भी इनको सिखाए जाएंगे, अचार सिखाया जाएगा, ब्यूटिशियन का कोर्स है वो कुछ बताया जाएगा। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कम समय में उन्हें सिखा दी जाए ताकि बच्चियां जो है उनका कम से कम अपने घर में पॉकेट खर्च निकाल सके। तो ये शासन की मंशा के अनुसार ही हम लोगों ने कराया है और इसके बाद पुनः हम 1 सप्ताह का बच्चों के लिए और पूरे टीचर्स के लिए कंप्यूटर जागरूकता प्रशिक्षण कार्यशाला भी आयोजित करने जा रहे हैं। आजादी के अमृत महोत्सव में गणतंत्र दिवस के अवसर पर मीसाबंदी सुभाष श्रीवास्तव हुए सम्मानित। नायब तहसीलदार एवं सम्मान टीआई ने घर जाकर किया शॉल श्रीफल से सम्मानित। आपको बता दें, आजादी के अमृत महोत्सव में गणतंत्र दिवस के अवसर पर नायब तहसीलदार यतीश शुक्ला एवं टीआई सम्मान सुनील गुप्ता ने वरिष्ठ मीसाबंदी सुभाष श्रीवास्तव को उनके घर जाकर शॉल श्रीफल से सम्मानित किया। आपको बता दें, आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर आयोजित अमृत महोत्सव में गणतंत्र दिवस के राष्ट्रीय पर्व पर मध्य प्रदेश शासन के आदेशानुसार एवं रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलियाराजा टी के निर्देशानुसार जिला प्रशासन की ओर से नायब तहसीलदार यतीश शुक्ला एवं पुलिस प्रशासन की ओर से टीआई सम्मान सुनील गुप्ता ने वरिष्ठ समाज सेवी एवं आपातकाल के दौर में लोकतंत्र की हिफाजत में मीसा कानून के तहत 18 माह 6 दिन जेल में निरुद्ध रहने वाले बेमाफी के मीसाबंदी सुभाष श्रीवास्तव को उरहट स्थित उनके घर कृष्णा सदन जाकर शॉल एवं श्रीफल से सम्मानित किया। प्रस्तुत है नायब तहसीलदार यतीश शुक्ला एवं मीसाबंदी सुभाष श्रीवास्तव से प्राप्त जानकारी के अंश। शासन के निर्देशानुसार जैसे शासन से हमको निर्देश प्राप्त हुए हैं, आज राष्ट्रीय पर्व हमारा गणतंत्र दिवस है। उसी के तहत चूँकि कोविड का प्रोटोकॉल लागू है, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए हम लोग मीसाबंदियों का घर से जा करके सम्मान कर रहे हैं। उसी परिप्रेक्ष्य में आज मैं टीआई सम्मान सर के साथ कलेक्टर प्रतिनिधि के रूप में आज श्री सुभाष श्रीवास्तव सर का यहाँ पर सम्मान करने के लिए आए। आज आपका सम्मान हुआ है, कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, सबसे पहले तो मैं मध्य प्रदेश शासन को और शासन के माध्यम से जो जिला प्रशासन ने अपने प्रतिनिधि को भेज के नायब तहसीलदार जनाब यतीश शुक्ला जी को भेजा है और पुलिस प्रशासन की तरफ से सम्मान टीआई सम्मानीय सुनील गुप्ता जी जो आए और आज हमारा साथ सीखर से जो सम्मान किया उसके लिए मैं सबसे पहले तो सम्मानीय यतीश शुक्ला जी और टीआई साहब और सुनील गुप्ता जी को और इनके माध्यम से जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और पूरे शासन को धन्यवाद देना चाहता हूँ, आभार व्यक्त करना चाहता हूँ इस मीसाबंदी लोकतंत्र सेनानी के सम्मान के लिए। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि शासन और प्रशासन या प्रशासन में बैठे लोगों ने ये माना कि जो लोग स्वतंत्रता के सेनानी हैं, आज़ादी के आंदोलन में जिन्होंने देश को आज़ाद कराने में अपनी जवानी खपा दी, अपने आप को समर्पित कर दिया, अपने जीवन को होम कर दिया अंग्रेजों के खिलाफ, उनको सम्मानित किया जाना चाहिए। या जिन लोगों ने लोकतंत्र की हिफाजत के लिए अपने आप को होम कर दिया, जेल में अपनी जवानी गुजार दिया 18-19 महीना, तो उन्होंने किसी स्वार्थ के लिए जेल नहीं गए, वे अपने किसी काम के लिए जेल नहीं गए, किसी अपराध के कारण जेल नहीं गए, बल्कि देश और समाज के लिए वो अपनी जवानी खपाए, अपना संघर्ष किया, अपना बलिदान दिया। तो बदले में समाज के, सरकार के, शासन के, प्रशासन की भी ये जिम्मेदारी होती है कि ऐसे लोगों को प्रत्युत्तर में उनका सम्मान हो या उनके सुख सुविधा का रखाव हो। और इसीलिए मध्य प्रदेश शासन ने मीसाबंदियों को, लोकतंत्र सेनानियों और स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन भी प्रतिमाह देती है इसी आधार पर। तो ये अच्छी परंपरा है कि जो समाज के लिए करेगा, समाज उनके लिए करेगा। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर होंगे आपसे मुखातिब कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।